मेरे कविन सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। राकेश जी, अपने विषय में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैंने बीटेक मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से, और करेंटली अभी बीपीएस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मेरा मेंस है। दूसरा मेंस है जी। पहला मेंस में क्या दिक्कत हुआ था आपको? पहला मेंस मैंने लिखा था बट हुआ नहीं था मेरा। अच्छा, उस वक्त ऑप्शनल क्या था आपका? पीएसआईआर ही था। PSIR था। उसमें मेरा मार्क्स कम था तो 147 था। अच्छा, तो आपने बीटेक किया, फिर उसके बाद आप बीपीएससी करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर रिसोर्स को आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं? सर, मैंने बीटेक किया था पहले, मतलब 12th के बाद तो साइंस स्ट्रीम था मेरा, तो उससे कोचिंग किया। फिर मैथ्स बैकग्राउंड से ही था, तो आईआईटी में हो गया था मेरा सर सिलेक्शन। तो वहाँ से मैंने बीटेक किया। फिर उसके बाद पता चला कि मतलब मेरा रुझान सिविल सेवा की तरफ था, तो इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की 2 साल। फिर उधर मैंने कोशिश किया था। तो ये बीटेक में जो आप उपलब्धि हासिल किए हैं, उसका आप बीपीएससी में जब बन के जाएंगे प्रशासक, तो क्या यूज होगा उसका? उसके लिए तो जनरल वे में भी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और पढ़ते हैं, वैसे भी ग्रेजुएशन उसका लेवल का एग्जामिनेशन ही है। सब मतलब इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से किया, तो वहाँ अच्छा सा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। वहाँ बीटेक मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मैंने इंजीनियरिंग की है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा सर। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? फिर आपने PSIR क्यों ऑप्शनल चूज किया? और भी तो सब्जेक्ट थे। सर, आईआर में थोड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो अच्छा। उसके कारण पीएसआई मतलब मुझे थोड़ा सही लगा। तो फिर बताइए, आपको यहीं से हम लोग चलते हैं। मोदी जी की पॉलिसी अभी क्या है? सर, मोदी जी अभी मतलब उनकी अभी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी तक का मतलब सबसे बेहतर फॉरेन पॉलिसी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, किस विषय वस्तु के अनुसार पे आप ये बात कर सकते हैं? जिस तरह से सर, पहले हम एक एग्जांपल अगर लेंगे तो पहले हमारा जो फ़िलिस्तीन के साथ इशू था और इजराइल के डी-हाइफनेट नहीं था, लेकिन अभी डी-हाइफनेट है सिचुएशन। मतलब अभी हम क्लियर मैंने मतलब सोच पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। मतलब ना तो हम अभी यूएसए के साथ कम्प्लीटली हैं, ना ही रशिया के साथ हैं। एक तरफ हम ब्रिक्स प्लस को एक्सपैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट कर भी लिया है, और दूसरी ओर क्वाड में भी अपनी रुचि बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। रसिया तो हमारा सबसे पुराना मित्र रहा है, हम उस पर सब दिन भरोसा किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसिया के साथ तो हमारा संबंध सब दिन अच्छा रहा है। इवन अमेरिका हमें बीच बीच में धोखा दिया है, मित्र बना है, धोखा दिया है, मित्र बना है। ये सर बिल्कुल। रशिया ने मतलब इवन इनफैक्ट इन 1919 जब कारगिल हुआ था, तो उसमें यूएसए ने मतलब अपना हाथ खींच लिया था हेल्प करने से, लेकिन रशिया हमेशा हमारा साथ दिया है जब सिंस और इंडिपेंडेंस। तो अभी भी रशिया हमारा अनबिग पार्ट है। अभी भी हमारे जितने भी वेपन्स आते हैं ऑलमोस्ट 50% रशिया से ही आते आप हैं। क्या देखते हैं कि नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी मोदी जी उससे आगे लेके चले गए हैं, या उनके विचार से ये डिफरेंट है? सर मतलब दोनों मायने में है, डिफरेंट भी हो तो आगे भी लेके गए मोदी जी। जैसे कि जो नेहरू की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी, वो जो रशियन ब्लॉक था और जो यूएसए का ब्लॉक था, दोनों में वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो उनका एक अलग था। लेकिन अभी हमारा उस नीति को क्या कहते हैं जब कोई किसी के साथ नहीं देता है, विरोध भी नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? उसको नॉन अलाइन करते नॉन अलाइन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अभी जो करेंटली हमारा सिचुएशन ये है कि हम कम्प्लीटली यूएसए के पक्ष में भी हैं और ना ही रशिया के पक्ष में हैं। तो हमारा अभी ऑटोनोमस एक पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी में। तो यदि मान लिया जाए कि मित्र को सबको हम छोड़ दें, तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे, तो क्या स्थिति होगी हमारी? सर, मित्र को हम छोड़ नहीं रहे। जैसे कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तभी यूएसए की तरफ से काफ़ी प्रेशर थे इंडिया को मतलब रशिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, लेकिन इंडिया ने ऐसे किया नहीं।
और उसके बजाय अभी हमने आप यूक्रेन और रशिया के विषय में क्या विचार है आपका? यूक्रेन अभी में युद्ध चल ही रहा है। यस सर। तो इस दोनों में क्या आपका विचार है, इस पे किस तरह से आप देखते हैं? सर रशिया और यूक्रेन वॉर मतलब सिर्फ रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं है, एक तरह से अगर देखा जाए नाटो का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। रशिया का ये कहना है कि हमारी जो मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करो, लेकिन नाटो का हम बढ़ चढ़ के अच्छा खासा इंटरफियर कर रहा है वहाँ। तो इसको देखते हुए रशिया थोड़ा मतलब घबराया हुआ है। तो मेन यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ का वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। नाटो उसमें क्या इंटरफेरेंस किया था? जैसे कि जो यूक्रेन है ये ज्वाइन करना चाहता है नाटो। हाँ। अगर ये नाटो ज्वाइन कर लेता है तो ये एक तरह से ग्रुपिंग नाटो कंट्रीज में आ जाएगा। तो नाटो का ये है कि अगर एक कंट्री पे वॉर हो रहा है तो सभी के अगेंस्ट ये वॉर मतलब डिक्लेयर हो जाता है, ये उनके प्रिंसिपल हैं। तो रशिया तो उसका विरोध कर ही रहा था, बाद में नाटो भी कहा कि नहीं हम आपको हटा देते हैं, फिर भी युद्ध चालू रखा रशिया। ऐसा क्यों? नाटो ने मना कर दिया था, आप जानते हैं इस चीज़ को कि नाटो ने कह दिया कि, और यूक्रेन भी बोला कि हम जो है अब अपना सदस्यता नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर भी रशिया क्यों अड़ा हुआ इस युद्ध को लेकर? सर वहाँ पे जो कुछ क्षेत्र है जैसे डॉनबास हो गया, वहाँ पे रशियन है लोग यूक्रेन के नेशनलिटी, लेकिन रशिया से कल्चर जो अच्छा खासा रशिया से मिलता है, तो चाहते कि वो एरिया उनका हो जाए, इसलिए ये भी सेपरेटिस्ट ग्रुप वहाँ पहले से जी सर वर्क कर रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम रशिया में शामिल हो जाए। इसके कारण से युद्ध लंबा जा रहा है। जब बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट वो होता है जैसे कि सर नेपाल हो गया, ये बफर स्टेट चाइना और इंडिया में ना कम्प्लीटली वो इंडिया की तरफ से और ना चाइना की तरफ से है। कश्मीर क्या है, बफर स्टेट है या? कश्मीर तो हमारा पार्ट है सर। हमारा पार्ट है। यस सर। तो ये नेहरू जी उसको यूएनओ में क्यों लेके चले गए थे युद्ध को, जब उसको हम अपना पार्ट मान रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के हिसाब से उन्हें लगा मतलब कि क्योंकि नया नया हम इंडिपेंडेंस हासिल किया था अपना, तो उन्हें लगा कि यूनाइटेड नेशन में एक मध्यस्थ वो लेकर आए। तो उनका ये इंटेंशन नहीं था कि मतलब ये इतना एक्सटेंड हो जाए जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। प्राकृतिक लाइन समझते हैं आप, क्या होता है प्राकृतिक लाइन? प्राकृतिक या सीमा कैसे बना, किसी देश की सीमा कैसे बनाई जाती है सीमा किसी देश की? ये नहीं पता है सर, सॉरी। इंडिया यदि एक महादेश बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड में, यदि इसको विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, तो इसमें और क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए ताकि ये विश्व गुरु के रूप में बन जाए? सर इसका जैसे कि सबको एक साथ लेके चलना होता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल अभी करेंट G20 हमारे यहाँ हुआ, तो अभी हम जिस तरह से साउथ कंट्रीज़ का हम एक वॉइस की तरह हम उभर पा रहे हैं, तो इस तरह से सबको साथ लेके चलना, सबकी समस्याओं का समझना है। तो उसमें एक ये क्वालिटीज़ होती है कि वो वर्ल्ड गुरु बन सकता है। जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक में भी हमने अच्छा सा बढ़ चढ़ के बाकी देशों को मतलब वैक्सीन का मुहैया कराया। तो ये सब क्वालिटीज़ दिखाता है कि भारत विश्व गुरु बनने काबिल है। यदि अभी चाइना को देखें, चाइना का जीडीपी देख लीजिए, चाइना का टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इंडिया का जीडीपी देखिए, इंडिया का टेक्नोलॉजी देखिए, इन दोनों के बीच में काफ़ी असमानता है। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। चाइना तो ऑलरेडी सब चीज़ों में डेवलप कर चुका है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। चाइना की जितनी भी वस्तु हैं वो मार्केट में फैले हुए हैं, इंडिया के मार्केट में। तो फिर आप इस स्थिति में कैसे अपने आप को फिट कर रहे हैं? सर चाइना एक्चुअली अगर टिल 1970s हमारी दोनों इकोनॉमी इंडिया और चाइना के लगभग बराबर थे, लेकिन उस समय से चाइना ने काफ़ी लिबरल पॉलिसी अपनाई और अपना मार्केट को ओपन किया, और उस समय तक हमारे यहाँ क्लोज था मार्केट। 1991 में आके हमारा LPG जब से रिफॉर्म हुआ तब से खुला, लेकिन उसके बाद 1970 हमारी इकोनॉमी बराबर थी। चाइना ने वहाँ एक पॉलिटिकल विल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी चाइना में। और सर आपने जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की, तो चाइना भी ये अपना रोल अपनाया था उस समय।
इसलिए और काफ़ी आगे बढ़ और एक और रीज़न मेन है सर कि पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी सही से किया चाइना ने। पॉलिसी बनाने वाले पहले हम हैं। इंडिया में पॉलिसी सबसे पहले बनी थी, पॉपुलेशन पॉलिसी, लेकिन कंट्रोल किया उसने। लेकिन सर हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनी थी वो एक इंटेंशन तो काफ़ी सही था, लेकिन मतलब जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, वो सही नहीं था। तो बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड में मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड रिप्रेजेंट young population of a certain country in a given period of time. GDP क्या होता है? Gross domestic product is value of products and services produced within a country in a given time. और NNP? NNP sir, sorry sir? NNP. Net national product. It equal to the GDP minus Sorry sir, I'm not able to recollect now. Okay. अभी सबसे अधिक GDP किस क्षेत्र से मिल रहा है इंडिया को? सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं? सर्विस सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, देन IT सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, क्वायरिंग, ये सब। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी है सर, मेटल, स्टील। तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर में भी कम है, सेकेंडरी सेक्टर में भी कम है, और टर्सरी सेक्टर में सबसे अधिक मैक्सिमम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत जो है बगैर सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत किए हुए टर्सरी सेक्टर में कूद गया? ये कमी रही है भारत की। ऐसा होना चाहिए कि पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। चाइना में ऐसा ही हुआ, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी, लेकिन हमारे यहाँ सेकेंडरी मैच्योर नहीं हो पाई उतना, और डायरेक्टली हम टर्शियरी में चले गए, प्रवेश कर गए। तो उसका पॉलिसी हमारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिसी अच्छे से नहीं मतलब फॉलो कर पाए। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे, अभी करेंटली जो अपैरल सेक्टर है तो उसमें अभी बांग्लादेश अच्छा खासा अभी कर रहा है काम, उसे IT सेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वियतनाम अच्छा कर रहा है। अब भी जाकर मतलब कुछ गत वर्षों से जैसे स्कीम आया PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके तहत अब थोड़ा रुझान इधर कंपनियां ले रही है भारत में। बिहार में सबसे बढ़िया पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा है? सर करेंटली अभी जो रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, अभी बिहार ने स्टार्टअप पॉलिसी शुरू किया है, तो ये एक सही दिशा में सोच है। अच्छा, तो बिहार में किस प्रकार की फैक्ट्री लगाने की ज़्यादा संभावना बनती है? बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाया जाए तो काफ़ी, जैसे कि मखाना हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग मखाना के रिगार्डिंग बनाया जा सकता है, केला में बनाया जा सकता है, जैसे केला से चिप्स वगैरह। उसी तरह जूट हमारे सेकंड लार्जेस्ट अपने कंट्री में है, तो जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बैठाई जा सकती है। कपास की खेती सबसे अधिक, कपास की खेती बिहार में होती है या नहीं होती है? कपास की कॉटन, हाँ कॉटन की नहीं होती है। जूट की खेती होती है। कहाँ होती है? सीमांचल जोन में होती है। सीमांचल जोन में। एग्जैक्ट नाम बताइए, लोकेशन बताइए, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। पूर्णिया, ठीक है। जूट प्रोडक्शन में इंडिया की स्थिति बेहतर नहीं है, इसका कारण क्या है? इंडिया एक बेहतर सिचुएशन है, लेकिन उतना सही नहीं है सर। क्या कारण है? जूट उद्योग जो है वो, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होना चाहिए कि आज़ादी से पहले जूट इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत बढ़िया था, बेहतर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जूट की इंडस्ट्री वो डैम्प कर गई? सॉरी सर। नहीं, चलिए सर आगे बढ़िए सर। पानी पी लें? हाँ, ठीक है, घबराइए नहीं। थोड़ा सा ऐसे ही चला दीजिए सर, मुझे लगता है दिक्कत होगी। इसमें आपका सब्जेक्ट बीटेक में है?
क्या है? मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब स्कोप कहाँ था अगर इसमें आप कर रहे हो? सर इंडिया में इसका स्कोप बहुत नाम मात्रा में है। इसका मैं स्कोप जैसे कि मेटलर्जी मेनली सर इसका तीन, जैसे कि मेटलर्जी एक एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी होता है जिसमें मेटल्स को कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं और से। दूसरा हो गया मतलब कि जैसे जो मेटलर्जी के इंजीनियर बनते हैं उनका काम क्या होता है, कोई मटेरियल्स का टेस्टिंग करना होता है कितना फोर्स वो सह सकता है। तो इंडिया में सर स्टील सेक्टर में तो हो सकता है, स्टील सेक्टर में हो सकता है, जैसे कि भेल है, सेल है, इस सब में। एयरलाइंस में हो सकता है। एयरलाइंस में हो सकता है सर। रेलवे में हो सकता है। जी सर। अच्छा, इसमें एक सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, वो क्या है? जैसे वो स्टील में आप बताएं कि स्टील सेक्टर में हो सकता है, तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है? वो क्या होता है मटेरियल का? सॉरी सर। एलॉय क्या होता है? सर एलॉय इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 metals, 2 or more than 2 metals। सोल्डर का नाम सुना होगा आपने? Yes, sir। किसका एलॉय है? याद था बट अभी कल रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, आप बताइए। सर क्या गेस कर सकते हैं? हाँ हाँ बताइए। पीबी एंड एसएन है शायद। थोड़ा सा कहीं कुछ एरर है। टीन एंडेड, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आप बताएंगे, जैसे केमिस्ट्री में आपने मेटलर्जी और मेटलर्जी मटेरियल्स बीटेक हैं आप, तो बीटेक करने के बाद वो भी आईआईटी कॉलेज से लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी में जाकर पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट इस सेक्टर में आना। मतलब पीसीएस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं? सर बीटेक करने के बाद मैंने कहीं जॉब भी किया आपने? आईआईटी से बीटेक करने के बाद फिर कहीं जॉब भी किया? कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एज ए ट्यूटर मतलब मैंने पढ़ाया है। स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। यस। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की, फिर बीपीएससी भी दे रहा था, सोचे कि बीपीएससी एक बार अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, एटम के बारे में कुछ बताइए हमें कि एटम के बारे में सबसे पहले परिकल्पना कहाँ से हुई, फिर आगे उस पर रिसर्च होते चला गया, कई सारे साइंटिस्ट आए उसमें, थॉमसन आए, गोल्डस्टेन आए, चैडविक आए, नील्स बोर आए, कई सारे साइंटिस्ट आते चले गए। तो उन लोगों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में बताइए पैनल को कि पूरे एटम का ओवरव्यू क्लियर हो जाए। सर एटम इज़ द लीस्ट, इट इज़ अ, जैसे कि इसका खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था। एटम का खोज गोल्डस्टेन, नामकरण उन्हीं ने किया था, गोल्डस्टीन ने। एटम का या डाल्टन ने किया था? गोल्डस्टेन शायद प्रोटॉन का किया था, सॉरी। हम एटम के बारे में भी पूछ रहे हैं। पूरा ब्रीफ बताइए कुछ कि एटम के बारे में हम लोग समझ जाए कि एटम क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है मैटर का, सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये सर एटम इज़ लिस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल एक एंटिटी है, लेकिन उसके बाद ये पाया कि एटम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो तब तक पहले तो ये थ्योरी थी कि इंडिस्ट्रक्टेबल है ये, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ डिस्ट्रक्टेबल। तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस जो होता है सर काफ़ी, उसमें मास से, अगर एटम की मास की बात करें तो न्यूक्लियस का ही मास होता है। तो न्यूक्लियस में मास होता है, तो इसके बारे में रिसर्च किया था जिस वैज्ञानिक ने, वो रदरफोर्ड ने किया तो था। कौन सा उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता चला? उन्होंने किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब से बॉम्बार्ड करवाया था गोल्ड फॉइल पे। तो उन्हें ये पता चला कि कैथोड रे या एनोड रे? कैथोड रे। कंफर्म है? यस सर। कौन सा रे था वो, अल्फा या बीटा? बीटा था, नहीं अल्फा था सर। अल्फा कैथोड अल्फा होता है था या एनोड होता है? एनोड। ठीक है, और बताइए आगे। तो एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था? एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये पाया कि जितने उन्होंने रेस बॉम्बार्ड कराया था उसमें से ऐसा पाया कि कुछ रे, मैक्सिमम रेस मतलब अक्रॉस द फॉइल जा रहे विदाउट एनी डेविएशन। कुछ रे फ्यू रेस मतलब डेविएट हुई अपने पाथ से, और 1/1 of 10,000 पार्ट डायरेक्ट रिवर्स बैक हुए। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि जो रिवर्स बैक हुआ डायरेक्टली वो न्यूक्लियस से ही टकराया होगा। न्यूक्लियस से अगर टकराया जाता है तो आप कहना चाह रहे हैं, आपने भी बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यस सर। ठीक है,
अल्फा रे जा रहा है वो भी पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज है, तो टकराया नहीं, वहाँ से टकराया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो टकरा नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। टकरा वहाँ से रिवर्स बैक हो गया, रिवर्स बैक हो गया या फिर दूसरे डायरेक्शन में 180 डिग्री डायरेक्शन में अपना रास्ता बदल लिया सर। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक और हम लोग पढ़ते हैं कि सुनने में आता है या पढ़ाई भी किया है हम लोगों ने, देखा है कि एटम जो होता है उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसने बताया था इस बारे में? सॉरी सर, नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट सुना है आपने? नील्स बोर का सुना, ऑर्बिट के बारे में जिन्होंने बताया, ऑर्बिटल थ्योरी जो दी थी सर, तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया था पार्टिकुलर 2n² का। 2n² फार्मूला क्या था? 2n² इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट जो डायरेक्ट अगर हम आपसे पूछे कि k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? 2 सर। उसके बाद लास्ट वाले ऑर्बिट में आ जाइए KLMN में n 32। तो ये तो हुआ ऑर्बिट। ऑर्बिट के अलावा सब ऑर्बिट्स भी होते हैं, सबसेल जो होते हैं ऑर्बिट को तो KLMN से SPDF से डिनोट करते हैं। तो SPDF के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया सब ऑर्बिट्स के बारे में? सॉरी सर, अच्छा, सब ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन फील होते हैं? यस। सब और क्या बोला सर? सब ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन फील्ड्स होते हैं और बाउल लॉ जो था, तो उसके बेसिस पे बताइए कि डी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? डी ऑर्बिटल कोई नहीं। पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें 4 ब्लॉक हैं, SPDF। यस। तो जो डी ब्लॉक है उस डी ब्लॉक में आप बताइए कि गोल्ड हो गया, वो कौन से रो में आता है? गोल्ड सब नहीं पता। अच्छा, इनर्ट गैस का सीरीज पूरा बता दीजिए। 18 लाइन में पी ब्लॉक में इनर्ट गैस का जो 18 लाइन है, लाइन से बता दीजिए कि कौन कौन सी इनर्ट गैस है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जेनॉन, रेडॉन। अच्छा, कौन सा इनर्ट गैस है जो अवेलेबल नहीं है एटमॉस्फेयर में? रेडॉन से। वो कहाँ से मिलता है? पीरियोडिक टेबल पर सबसे पहले रिसर्च करना जिस वैज्ञानिक ने शुरू किया था, जिन्हें कहा गया बाद में, जिन्होंने ट्राइड लॉ दिया था, ट्राइड के बाद ऑक्टेव लॉ आया, ऑक्टेव लॉ के बाद फिर फाइनली पीरियोडिक टेबल बना मेंडलीव के द्वारा। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसको गलत साबित कर दिया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक में कई सारी कमियां थी जिसको मोस्ले ने गलत बताया। तो क्या क्या कमी थी मेंडलीव के सर? मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट था, लेकिन जो मोस्ले का था एटॉमिक नंबर पे था। ठीक है, जो फंक्शन था मतलब मेटल एलिमेंट्स के, तो उसने भी तो अरेंज कर ही दिया था, लगभग 105 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था उसने। लेकिन ऑर्डर्ड वे में नहीं आ रहा था। मोस्ले का कुछ ऑर्डर्ड वे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर्ड वे में दिखाई देने लगा था। आइसोटोप्स के लिए स्पेस दिया था कि नहीं मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में? ये नहीं पता सर, सॉरी। मेंडलीव का एक थ्योरी है जो बताता है कि मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरी क्या था? कोई एक एग्जांपल से बताइए, कोई केमिकल रिएक्शन से बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे समझ में। सर इससे मतलब कि ये रिएक्शंस मतलब इस थ्योरी से होता है कि मास जो होता है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। कोई एक इक्वेशन से समझाइए। जैसे कि जब वाटर का जो H+O2 गोज़ टू HO2, इसमें जो रिएक्टेंट साइड मास है वही बराबर होगा प्रोडक्ट साइड से, इक्वल होगा। यस सर। ये मेंडलीव ने बताया था। यस। चलिए ये तो सब ठीक है, आपने अपना हॉबी में लिखा है। अब कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा? आपने कहा कि पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाते थे? फिजिक्स पढ़ाते थे सर। फिजिक्स पढ़ाते थे। चलिए सर, इसमें एक और चीज़ आप बताएंगे, आपने हॉबीज़ में अपना लिखा है कुकिंग। तो कुकिंग में आप क्या क्या बनाना पसंद करते हैं? ओवरऑल इंडियन बनाते हैं, चाइनीज? इंडियन बनाते, इंडियन और कुछ साउथ इंडियन सर मैंने ट्राई किया है। साउथ इंडियन में क्या क्या? जैसे इडली मैंने बनाया है, सांभर बनाया है, ठीक है, ये और उत्पम एक बनाया है सर। उत्पम भी बना लेते हैं। यस सर। उत्पम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज़ किया जाता है? सर उत्पम में पहले बैटर बनाना होता है, मतलब ओवरनाइट बैटर बना के रखना होता है सूजी का,
और उसमें कुछ मसाला वसाला डाल देते हैं, टमाटर प्याज वगैरह ये सब। उसके बाद ओवरनाइट सोक करने के बाद वाटर में सवेरे मॉर्निंग में बना सकते हैं। अच्छा, मतलब एक नाइट उसको ये करना पड़ता है, फर्मेंटेशन करना पड़ता है Yes. उसको। इसमें एक और चीज़ आप बताइए, इंडियन में आप क्या क्या बना सकते हैं? आपका फेवरेट इंडियन डिश कौन सा है? सर पनीर बनाते हैं। पनीर बनाते हैं। खाना भी पसंद है या बनाना बस पसंद है? खाते हुए सर। अच्छा, साग वगैरह बनाते हैं? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल बनाते हैं सर। अच्छा। दाल में मतलब कभी डाल के बना अच्छा, लेते हैं। पालक का अगर आपको साग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पालक का सर पहले पालक अच्छे से धो करके फिर काट के, मतलब काटने के पहले धोना होता है। काट करके पहले धो लीजिए, फिर नॉर्मल। काटने के बाद धोना होता है? नहीं, पहले पहले धो लेंगे फिर काटेंगे। Yes. ठीक है, उसके बाद? उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के छेका का जीरा वरा डालकर फिर लहसुन प्याज, उसके बाद साग डाल देते हैं। प्याज भी डालेंगे? हाँ, डाल सकते हैं। पालक में? अच्छा, तो इसमें बताइए मसाले में क्या क्या यूज़ करिएगा? पालक सब्जी बनाना, साग बनाना हो तो? डिपेंड करता है, कुछ लोग बिना मसाला का ही प्रेफर करते हैं, हम तो बिना मसाला का प्रेफर करते हैं। साग जो होता है हल्का सा हल्दी डालते हैं और नमक। बस। लाल साग में भी हल्दी डालते हैं? लाल वाला जो साग होता है लाल उसमें क्या हल्दी पड़ता है? लाल साग मैंने खुद से नहीं बनाया है कभी। अच्छा। और कुछ हॉबी है तो कुकिंग आपने लिखा है, कुछ और भी तो हॉबी होगी। जनरली एक हॉबी स्टूडेंट का क्या होता है? कई सारी हॉबीज होती हैं, इसके अलावा कोई हॉबी तो होगी? वैसे क्रिकेट देखना पसंद है मुझे। क्रिकेट देखना, खेलना भी या केवल देखना? देखना सर अभी। अच्छा, तो रिसेंटली कोई क्रिकेट मैच देखा आपने, अभी जो इंडिया टीम के साथ हुआ था? अभी तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, लेकिन अभी देख नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं है सर, तो इसलिए। ठीक हो। अच्छा, एशियन गेम में अभी कोई टीम जीती है? एशियाई जो खेल हो रहा वो कौन सी टीम है? रिसेंट आजकल का न्यूज़ पढ़े हैं? हाँ, इंडिया ने जीता है इस श्रीलंका को हरा के। अच्छा, और कोई देश जीता है? क्रिकेट का एशियन गेम में था सर वो उसने, और एक फेमस 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने इक्वेस्टेरियन में एक मेडल जीता है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक।